आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0 जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे श्रोताओं को एक प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके लिए और एक कार्यक्रम लेके आई हूँ, दिलचस्प कार्यक्रम, और हम आज बातचीत करेंगे कर्नल शांतनु हल्दुले से। कर्नल साहब, आपको नमस्कार। पहले तो नमस्कार जी, और आपका स्वागत और आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे श्रोताओं को जो आपकी एक आर्मी लाइफ, जिस पे हम बहुत रश करते हैं क्योंकि सारा देश आप पे मतलब गर्व करता है कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने इतनी लंबी अपनी जो ज़िंदगी थी, जो यात्रा थी, वो आर्मी में आपने बिताई। तो पहले तो शांतनु जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप आर्मी में गए क्यों? मतलब क्या आपकी दिलचस्पी थी? मेरी कहानी एक्चुअली मेरे पिताजी एक एयरफोर्स ऑफिसर हैं। जी जी। और मैं जब बड़ा हो रहा था दिल्ली में स्कूल कॉलेज के दौरान, मेरे एक मामा थे जी, जो कि इंडियन आर्मी में थे जी, राष्ट्रीय राजपुताना राइफल्स में। वो दिल्ली में पोस्टेड थे। जी जी। तो घर से ही मेरा माहौल जो है जी जी, वो डिफेंस की तरफ। जी। और मेरे मामा जी के साथ मैं रहा क्योंकि मेरे फादर पोस्ट आउट हो गए थे जी दिल्ली से। वो नॉर्मल जैसे होता है, जी जी जी, 2-3 साल में बोरे बिस्तरा बांध के निकल पड़े। जी जी। तो वो निकल गए। और मुझे रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो मेरे मामा थे वहाँ, तो मैं जाके उनके साथ रहने लगे। जी। तो 13 राजरफ की पलटन थी और उस पलटन के साथ मैंने करीब 1.5 साल गुजारा। अच्छा। और एज दे कॉल इट इम्प्रेशनेबल दिन थे वो। जी जी, बहुत बहुत। करीब 18-19 साल की उम्र में अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाए जो कि एक्चुअली सिर्फ कहानियों में सुनने को मिलती हैं, और मुझे एक्चुअली तो मैं उनमें रुल गया। जी, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में हिस्सा लेने लग गया जी, एज अ सिविलियन बॉय, कॉलेज गोइंग बॉय। और मुझे इतना पसंद आया और मैं इतना प्रभावित हुआ उससे। क्या बात है कि मैंने बाय द एंड ऑफ माय कॉलेज आई हैड डिसाइडेड कि मैंने तो बस आर्मी में ही जाना। आर्मी में जाना है और इन्हीं के पलटन में जाना है। अच्छा, इतना तक भी आपने तय कर लिया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप ये बताएं कि आपकी जो जर्नी थी आर्मी की, वो कहाँ से शुरू हुई? ये तो आपकी प्रोत्साहन की बात हो गई। जी, इम्प्रेशन। उसके बाद फिर एक तो होती है कि इच्छा है जी, और फिर उस इच्छा को अगर नतीजा देना है जी, तो उसके लिए एक सिस्टम है। जी, सिस्टम है, प्रोटोकॉल है। जी, उसमें पहले इम्तिहान देना पड़ता है। बिल्कुल। फिर उसमें सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है जी, उसके कई बैटरी टेस्ट होते हैं जी, बहुत। फिर मेडिकल होता है और फाइनली देन अगर आप सब में क्वालिफाई हुए जी, तब वो लिस्ट में आपका सिलेक्शन आता है। तो मतलब बहुत जद्दोजहद करने के बाद आप
मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे एक्चुअली मैंने ना कभी कोई कोचिंग क्लास गया ना कुछ किया, वो मैं बस ऐसे ही घूमते घामते इलाहाबाद चले गया। क्या बात है। और इम्तिहान दे दिया था और सिलेक्शन हो गया वहाँ जाके। वो क्या बात है, तो बिल्कुल केक वॉक हो गया आपके लिए उस टाइम। मुझे मेरे ख्याल से मेरी वृत्ति इस तरीके की थी कि मुझे डिफेंस सर्विसेज में फिट हो गया मेरे मानसिक तौर पे, क्योंकि आप मेंटली इसके लिए ही। जी। तो करीब ये सितंबर 87 की बात है। और फिर मैं चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल होता था उस टाइम पे, जो कि बाद में एकेडमी बन गया, OTA जो कहलाता है आज की तारीख में। जी। चेन्नई में मैं ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे मैं प्रस्तुत हो गया। जी। और करीब साल भर बाद फिर एज ए कमीशन्ड ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट एक टैंक रेजिमेंट में सेकंड लांसर्स में मैं कमीशन हुआ। क्या बात है, क्या बात है। तो आप ये बताएं कि जैसे जो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है कि जो डिफेंस में लोग होते हैं, हर 3 साल बाद 2 साल बाद आप लोग एक जगह से दूसरी जगह मतलब जाते हैं, तो क्या आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई इससे? देखने का नज़रिया अलग है। हमारे बच्चे होते थे तो हम तो ये पिताजी को बोलते थे कि अभी 2-3 साल हो गए, कहाँ चलने का निकल क्यों नहीं रहे यहाँ से। जी। तो नए लोग, नया वातावरण, इस चीज़ का हमें इल्म हो गया कि दिस इज़ अ रूटीन थिंग, तो वील स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो हम चाहते थे कि नई जगह जाएं, नए दोस्त बनाएं। तो इसका हमें कोई खास कष्ट नहीं हुआ। और आपकी जब आप विवाहित हुए, फिर आपके परिवार में भी इन्होंने एडजस्ट जल्दी से कर लिया? जी, वो थोड़ा एक होता है। हम शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हैं जी। फील्ड पोस्टिंग्स जब हो जाती हैं जी, तो उसको फॉरवर्ड एरिया कहेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। नॉन फैमिली स्टेशन होता है, वहाँ पे परिवार नहीं जा सकते हैं जी। तो फिर एक जगह चुन के आप अपने बीवी बच्चों को एक जगह रखते हैं, चाहे वो सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन जो गवर्नमेंट देती है या कुछ और इंतजाम करके फिर आप अपनी कॉम्बैट एरिया में जाके। तो वो उस समय पर थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर आजकल परिवार जॉइंट तो है नहीं फैमिली, वो न्यूक्लियर फैमिली है। तो एक माँ को अपने बच्चों को खुद ही अकेले संभालना पड़ता है, क्योंकि अगर पिताजी चले जाते हैं तो दैट वाज पॉसिबली द ओनली चैलेंजिंग थिंग। इसके अलावा तो कोई दिक्कत वैसे मुझे परेशानी नहीं आई। जी, तो अब आप ये बताएं कि आप कौन से रेजिमेंट में थे? मैं सेकंड लांसर्स में था। सेकंड लांसर्स, जी। ये आर्मर्ड रेजिमेंट है, आर्मर्ड कोर की रेजिमेंट है। ये बहुत पुरानी 1809 की रेजिमेंट है ये। और जिसमें राजपूत और जाट ट्रूप्स हैं। इट इज़ अ प्योर रेजिमेंट। और ये अंग्रेज़ों के टाइम पे विलियम लिनस गार्डनर, कर्नल विलियम लिनस गार्डनर वाज द वन हु एस्टैब्लिश्ड इट। उसने रेज की थी ये रेजिमेंट। क्या बात है। तो इतनी प्रेस्टिजियस रेजिमेंट में आपने काम किया, और आपकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती रही तो आपने वहाँ पे अलग अलग पद पे, क्योंकि आपकी प्रमोशन भी होती रही होगी, और आप एक फुल कर्नल होके रिटायर हुए। तो सेकंड लेफ्टिनेंट से उसकी जो जर्नी थी, तो उसके बारे में कुछ बताएं आप। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी, तो मैं कमीशन हुआ, और एक बबीना नाम की जगह है जी, मध्य प्रदेश में। जी। और मैं निकल पड़ा, मेरे पिताजी उस टाइम पे नागपुर में थे, और वहाँ से मैं बबीना के लिए निकल पड़ा जी। उसके पहले ही एक जगह और जगह है बीना जी। तो बीना या बबीना, मैंने सोचा कि शायद ये स्पेलिंग मिस्टेक है जी। तो मैं बीना में उतर गया जी। सोचा कि भाई बबीना में, लेकिन था वो बबीना। तो मेरे लिए इंतजार कर रहे थे लोग बबीना पे। हाँ, अब वो एक फौजी जो बक्सा होता है जी, वो फौजी बक्सा और एक वो अटैची लेके पूरी जिंदगी हमारी गुजरती है, वो लेके मैं बीना स्टेशन पे उतर गया जी। और फिर बाद में देखा इधर उधर तो कोई है ही नहीं जी। तो फोन उस टाइम पे कोई मोबाइल भी नहीं होते थे। तो स्टेशन मास्टर ने देखा कि भाई अफसर लिखा हुआ है बक्से के ऊपर, उन्होंने बुलाया अंदर, आइए लेफ्टिनेंट साहब आप कहाँ हैं।
मैंने बोला बबीना क्यों? बोला आप तो बीना में उतर गए बीना हैं। में उतर गए। तो फिर उन्होंने अपने जो घुमाते उस टाइम पे घुमाने वाला जो सिस्टम है उनका टेलीफोन का, जी। उससे वहाँ पे पूछा, वो पता लगा कि वो वहाँ इंतज़ार करे। तो वहाँ से शुरुआत हुई मेरी कहानी। जी। तो बबीना से हिसार, हिसार से अंबाला, फिर 1 साल 1.5 साल उस टाइम पे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पंजाब में, जी। फिर वापस अंबाला, मेरठ, और फिर 4-1 साल जम्मू कश्मीर में, और फिर दिल्ली। और दिल्ली से फिर मैंने तय किया एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल मैंने फौज छोड़ दी थी। अच्छा, फौज छोड़ दी थी। जी। तो मतलब आपका, जब आप ये बताएं कि जैसे आपने बोला कि फॉरवर्ड एरिया में जाते थे, तो इधर परिवार आपका चिंता करता होगा, जी, जी। माँ बाप भी चिंता करते हैं, बीवी बच्चे भी चिंता करते हैं, थोड़ा सा तो होता है, खौफ होता है। पता नहीं वो शायद हम सिविलियंस को लगता है, पर आप लोग दिलेर हैं और देश की रक्षा के लिए आप लोग इसको मज़े में लेते हैं, और शायद आपकी फैमिली भी इसी से ट्यून हो जाती है। माता पिता के तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी ने 62, 65, 71 की वॉर में पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। तो वो तो बांग्लादेश में थे इनफैक्ट जब 71 के वॉर के दौरान। तो माता पिता को कोई ज़्यादा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट ज़रूर मेरी वाइफ और बच्चों को फिक्र लगी रहती थी। वो दिल्ली में थे, बच्चे पढ़ रहे थे, और मैं कश्मीर में था, बिकॉज वहाँ पे रोज़मर्रा कुछ ना कुछ एक्शन होता था। तो ये ज़रूर है कि वहाँ पे चिंता लगी रहती थी, लेकिन कुछ ना कुछ जरिया निकाल के उनको सांत्वना देने के लिए कोई फुल टेलीफोन कॉल कर दिया, किसी का मैसेज आ गया, वो पहुंचा दिया, तो ऐसे इस तरीके से निकल गए अपने पूरे। तो आपकी बहुत एक अच्छी, और मुझे लगता है क्योंकि ये आपका पैशन था, आपकी लाइकिंग की जॉब थी, तो आपने मज़े में ली। तो अब आप बताएं कि आपने फौज छोड़ के अब आप सिविलियन हो गए, तो वो उसकी यात्रा के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मेरा समय यूनिट में, सेकंड लांसर्स की यूनिट में, जो जवानों के साथ जिसके लिए मैं गया था, 13 राजरफ जो मैंने देखी थी, वो जवानों के साथ मेरी ज़िंदगी गुजरने के लिए थी। तो वो मेरा ओहदा ऐसा हो गया था कि मैं अब रेजिमेंट में नहीं रह सकता था सर्विस के लिए। वो फिर उसके बाद तो मैंने बोला जब आए इसलिए थे, अब वो ख़त्म हो गया समय, तो फिर किस लिए, फिर अगर किताब और कागज़ी कार्रवाई ही करनी है तो फिर बाहर चलते हैं, बाहर की दुनिया भी देखते हैं एक बार। बिल्कुल। तो फिर मैं करीब 22वें साल में मैंने फॉर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया। और फिर मैं आशियाना हाउसिंग लिमिटेड में जमशेदपुर में मैंने ये मेरी दूसरी नौकरी है, ये पहली वाली फौज में थी, अब 15 साल मैंने गुजार दिया आशियाना के साथ। तो पहली वाली नौकरी में दुश्मन को बर्बाद करने का जज्बा होता था जी, बहुत और दूसरी वाली नौकरी में आशियाना की रिहाइश करने का मौका मिला, लोगों को बसाने का मौका मिला। तो मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग, रोज़ आज की तारीख में भी मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और काम पे जाने का मुझे लगा रहता है कि अब मैं जल्द से जल्द पहुँचूँ। क्या बात है। तो आपका जो डिसिप्लिन फौज का था, आपने उसे अपनी सिविल लाइफ में भी रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा भी फौजी थे कि वक्त पे हर चीज़ होनी चाहिए। तो आप वक्त के, आपकी मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपका, जो सबसे स्ट्रेंथ है आपकी? तो काफ़ी अनकम्फर्टेबल भी हो जाता था शुरू में, बिकॉज सिविलियन लाइफ में ये सब चीज़ें एक्चुअली मायने ज़्यादा रखती नहीं है जो कि रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, समय मैं आपसे सहमत। सही चीज़ें सही समय पर करना वगैरह, थोड़ा ढीलापन रहता है इस मामले में। लेकिन मुझे वो मंजूर नहीं था। तो मेरे ओहदे का एडवांटेज ये था कि फिर मैं इंश्योर कर सकता था कि मेरे ऑफिस के लोग सही समय पर आएँ और सही समय पर जाएं भी वापस। तो जो 8-1 घंटे बहुत होते हैं दिन का काम करने के लिए, कि तो मेरे ख्याल से तो वो डिसिप्लिन जो है वो आपने कायम रखा। और
मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आपकी इनिंग्स और भी लंबी हो और शुक्रिया। आपने दोनों बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स जैसे कहते हैं उसका आनंद लिया और आज भी आप अपने बहुत अच्छे ओहदे पे यहाँ कायम हैं। तो मेरे श्रोताओं को इतनी प्यारी प्यारी बातें बताने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आप इतने व्यस्त हैं मगर हमारे एक बार इल्तिजा करने से आप हमारे साथ जुड़े। आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम की संख्या थी 130 और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। और श्रोताओं, हम आपके लिए इसी तरह के प्यारे प्यारे कार्यक्रम और लोगों से बातचीत करने के कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। अवश्य हमारे साथ जुड़े रहिए और ये अनुभव आपके साथ हम बांटते ही रहेंगे। शुक्रिया और नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।